हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्वागत करते हैं पहले आपका ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन भी वहीं से स्टार्ट होता है। आप सभी लोग को पता है कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। सभी गेस कर सकते हैं आसानी से कि हम वहीं ईरान इजराइल से ही स्टार्ट करेंगे। इसके सिवा कुछ अन्य जियोपॉलिटिक्स इशू भी अभी सामने आए हैं भारत के लिए, उन पे हम चर्चा करेंगे। जैसे नेपाल में चुनाव संपन्न हो गए हैं और नेपाल की भावी सरकार के साथ भारत के संबंधों की हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। इसके सिवा हम भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंध पे भी चर्चा करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की एक डील होने वाली है जिसके माध्यम से चाइना को बाईपास करना चाहता है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन एक विश्वसनीय मित्र की तलाश में है और हमें भी साथ ही एक विश्वसनीय बाजार की तलाश में है, एक मजबूत बाजार की तलाश में है। जबकि हम उसी क्रम में हम भी इस तलाश में बैठे हैं कि हमें भी कोई ऐसा सहायक मिले जो हमारी टेक्नोलॉजी में मदद कर सके, हमारे बाजार यानी हमारी जो निर्यात पहुँच है उसको सुव्यवस्थित कर सके। इस क्रम में यूरोपीय यूनियन आगे बढ़ता है और हमने भी उसका हाथ थाम कर रखा है। पिछली 2026 की 26 जनवरी को 2026 की 26 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के नेता हमारी परेड में सम्मिलित भी हुए थे और इस डील को हम आगे बढ़ाने की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमने उस वक्त आपके साथ डिस्कशन किया था फ्रेंड शोरिंग जैसे टर्मिनोलॉजी को। फ्रेंड शोरिंग हमने आपको बताया था कि कब जब आपका मित्र, यानी कि ये कोविड के काल से ये घटनाएं चर्चा में आई थी कि कोविड काल में जब चीन द्वारा सप्लाई चेन को प्रभावित किया गया तब ये मुद्दा निकल कर आया कि यूरोपीय यूनियन को अपने एक दूसरे सहायक की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जब ट्रंप ने इस तरह के काम किए जैसे ग्रीनलैंड पे कब्जा करने जैसी स्थिति बनती है या यूरोपीय यूनियन के साथ जो उनके तनाव की स्थिति बनती है, ग्लासगो में है जो इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की WEF की जो बैठक होती है ग्लासगो में, उसमें भी आप जिस तरह से मनमुटाव खासकर ये सुपर पावर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के सदस्यों के बीच देखते हैं। और वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है यानी ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका के हस्तक्षेप और यूरोपीय यूनियन के कटाव को जो आप देख पाते हैं, उन सब को जोड़ कर देखिए, तब आपको पूरी जियोपॉलिटिक्स समझ में आ सकेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पश्चिमी एशिया के संकट से। ये जो पश्चिमी एशिया का संकट है इसमें भारत के हितों की हम बात करेंगे। 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने भारत की स्थिति को नाजुक कर दिया है। भारत की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों और प्रवासी समुदाय को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। भारत अपने कच्चे तेल के आधे से अधिक का जो आयात था वो इसी हार्मुज जल संधि से किया करता था। इसी क्षेत्र से, यानी भारत का लगभग 40 से 50% का जो ऊर्जा व्यापार था वो इसी क्षेत्र से हुआ करता था। इस तनाव के बीच हम ये देख पाएंगे कि आने वाले समय में ये जो कच्चे तेल की कीमतें हैं $83 प्रति बैरल जो हैं वहाँ से बढ़कर $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना होगा, हमारे देश को भुगतना हो सकता है। हालांकि इसके पहले भी जब हमें सस्ता तेल मिल रहा था, जब हम रूस से बहुत कम कीमत पर तेल खरीद पा रहे थे, उस वक्त भी सरकार ने हमें उसका लाभ नहीं दिया था। आप ये समझिए हम बहुत सस्ते में तेल खरीद पा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हमारे जो नागरिक हैं उनको हम इसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कराएंगे, जिसके लिए हमें तेल की उच्च कीमत चुकानी पड़ती थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सच में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या सरकार, जिसने अभी तक अपने राजकोषीय घाटे को मेंटेन करने के लिए एक मोटा रकम जुटाया था, तो क्या वो भारतीय नागरिकों को, यानी अपने नागरिकों की समस्या को समाधान करने के लिए उस धन को खर्च करने को उतारू होगी या नहीं, ये देखने की बात होगी। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो बहुपक्षीय कूटनीति को सक्रिय करने का भारत कार्य करेगा, यानी कि जो कूटनीतिक तरीके हैं उनके माध्यम से इस संकट को दूर करने का भारत प्रयास करेगा, कर भी रहा है। साथ ही ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करने का भी प्रयास किया जा सकता है, जैसे फिर से वापस रूस के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ाना। साथ ही समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी भारत का उत्तरदायित्व होता है। आपको बताते चलें कि अभी एक लेटर वायरल हो रहा है अमेरिका की तरफ से कि उसने भारत को आने वाले 30-40 दिन तक रूस से तेल खरीदने की फिर से इजाज़त दे दी है। आपको बताएं भारत ने साफ किया है कि हमने न किसी तरह की इजाज़त अमेरिका से मांगी थी, न हमें अमेरिका ने किसी तरह की इजाज़त दी है। यानी कि ये केवल इसे एक आप रणनीति समझ सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप सप्लायर, अगर आपने ठेका लेकर ले रखा है कि हम आपको सप्लाई देंगे और आप सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो आपने अपनी सोवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी की तरफ झुकेगा ही। और उन सबको पता है कि भारत किधर झुकेगा, तो उन्होंने पहले उस क्रेडिट को खाने का काम किया है। क्रेडिट खाने में ट्रम्प कितना
माहिर हैं, ये तो आपको पता ही है। किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में इनके क्रेडिट को आप देख पाते हैं। उसी तरह का फिर से इन्होंने क्रेडिट लेने का प्रयास किया है, यानी भारत को ज़बरदस्ती एक छूट देने की बात की, जबकि भारत ने ऐसी कोई छूट इनसे मांगी नहीं थी। दूसरी बात ये कि जो ये वॉर चल रही है ईरान और इजराइल की, इसमें कल हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि ईरान का एक नौसैनिक जहाज़ को श्रीलंका के पास डुबा दिया जाता है अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा एक टॉर्पीडो फायर से। आपको बताएं, आज भारतीय वायुसेना ने इस पे अपडेट दिया है, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जल सेना ने इस पे, भारतीय नौसेना ने इस पे अपडेट दिया है। भारतीय नौसेना ने ट्वीट करके बताया है कि ये जो जहाज़ था, इसके सिवा एक और सैन्य जहाज़ जिसने 28 फरवरी को तकनीकी कारणों से भारत के कोच्चि बंदरगाह पर डॉकिंग की सुविधा मांगी थी, डॉकिंग की तत्काल परमिशन मांगी थी। भारत ने 1 मार्च को उसको डॉकिंग की परमिशन दे दी और वर्तमान में वो नौसैनिक जहाज़, जो ईरान का नौसैनिक जहाज़ है, वो कोच्चि में डॉकिंग कर बैठा हुआ है और उसके 180 से अधिक जो उस पर जवान शामिल थे वो इस वक्त भारत में रुके हुए हैं। अब बात इसको इस तरह से समझिए कि भारत ने ईरान का पूर्ण सहयोग दिया, यानी कि अगर उस जहाज़ को ज़रूरत थी तो वो भारत की सीमा में, ईईजेड सीमा में रुका हुआ है और भारत उसको सुरक्षा भी दे रहा है। जो दूसरा जहाज़ था जो भारतीय समुद्र से बाहर था, उस पर कल भी डिस्कशन का मुद्दा था कि आपके क्षेत्र में आप अपने आप को हिंद महासागर का नेता कहते हैं, आप दक्षिण का नेता अपने आप को समझते हैं और आपके रहते कोई किसी पर हमला कैसे कर सकता है। तो आपको बता दें, ये एक युद्ध क्षेत्र है। पहली बात तो भारत का क्षेत्र नहीं है, संपूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा है, और जब युद्ध क्षेत्र में आप किसी अन्य राष्ट्रों पर, आप खाड़ी के अन्य राष्ट्रों के ऊपर हमला कर रहे हैं मिसाइलों से, केवल इस आधार पर कि वहाँ पर अमेरिकी फाइटर प्लेन उतरते हैं, वहाँ पर अमेरिकी हवाई अड्डे हैं, तो अमेरिका के पास किस तरह से अधिकार नहीं रह जाता कि वो आपके प्लेन को डुबा दे या आपके जहाज़ को डुबा दे या आपके प्लेन को गिरा दे। केवल अमेरिका के पास ही नहीं, खाड़ी देशों के पास भी ऐसी नैतिक ताकत है। नैतिक ताकत का मतलब सैन्य ताकत से नहीं है, नैतिक ताकत का मतलब उन्हें नैतिक रूप से अधिकार है कि वो भी आप पर हमला कर सकते हैं। अगर वो आप पर हमला नहीं कर सकते हैं तो उसके पीछे नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ अन्य राजनैतिक कारण हैं जिनकी वजह से ये खाड़ी राष्ट्र आप पर हमला नहीं कर रहे। ये ईरान के लिए एक मैसेज है। हाल ही के कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जिनमें ये बताया जाता है कि ईरान ने ये बात स्वीकार की है कि अब आने वाले समय में हम खाड़ी राष्ट्रों पर या अन्य राष्ट्रों पर हमले को बंद करेंगे अगर अमेरिका वहाँ से पीछे हट जाता है। अमेरिका इन हमलों से पहले ही उन राष्ट्रों से पीछे हटने लगा था, तो आने वाले समय में देखना ये होगा कि किस तरह से ईरान अपनी रणनीति को चेंज करता है। अब इस पर प्रश्न उठ सकते हैं कि ईरान अपनी रणनीति इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि ईरान के पास जो हथियारों का जखीरा था वो लगातार कम हो रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान में लड़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है केवल हवाई हमलों से किसी देश को नहीं रोका जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता। इसको हम इतिहास से समझ सकते हैं। अफगानिस्तान को अमेरिका हवाई हमलों से नहीं रोक सका, उसको ज़मीन पर फोर्स उतारनी पड़ी, फिर भी वो सफल नहीं हो सका। साथ ही इराक में भी केवल हवाई हमलों से काम नहीं चला था, अमेरिकी फ़ौज को नीचे उतरना पड़ा था। अब आवश्यकता है ईरान में भी, अगर सच में ईरान में रजीम परिवर्तन करना है, सत्ता परिवर्तन करना है, तो आपको ज़मीन पर उतरना होगा। और अब आपको भी पता है, यानी अमेरिका को ये बात पता है कि हमारी फ़ौज की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ज़मीन पर जाकर लड़ सके। साथ ही आपको बताएं कि ट्रंप भी इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि आने वाले कुछ समय में अमेरिका में जो प्रतिनिधिमंडल का है वो चुनाव होने वाला है। और 2021 में जब 2020-21 में जब ट्रंप जा रहे थे सत्ता से, उन्होंने फटाफट से अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया था। पूरी दुनिया को छोड़कर उन्होंने अमेरिका के नागरिकों को ये बताने का प्रयास किया था कि मैं शांति दूत हूँ, मैं अमेरिकी फ़ौज को कहीं मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, मैं इन फ़ौज को वापस बुलाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो अब ट्रंप किस आधार पर, किस नैतिक आधार पर फिर से अमेरिकी फ़ौज को किसी एक भूमि पर लड़ने के लिए छोड़ने वाले हैं या लड़ने के लिए छोड़ेंगे? ट्रंप ने इसका एक नया रास्ता निकाल लिया। उन्होंने कुर्दिस्तान, जिसे आप कुर्द फोर्सों के नाम से जानते हैं, जिनका प्रयोग अमेरिका ने पहले भी किया है, फिर से कुर्द लड़ाकों का एक बड़ा जखीरा तैयार कर रहे हैं ट्रंप, जो ईरान में हमला करने वाला है। और कुछ कुर्द लड़ाकों की इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं जिसमें वो तैयार हैं ये कहने के लिए कि हाँ, हम अमेरिका के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। कौन है कुर्द, कौन है कुर्दिस्तान, कहाँ है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन? तो आपको बताएं, वे सीरिया हो गया, इराक हो गया, तुर्की हो गया, इन सब राष्ट्रों के बीच का कुछ एरिया है। इन राष्ट्रों के कोने बॉर्डर एरिया हैं जिन्हें कुछ एथनिक ग्रुप है जिसे वो अपने आप को कुर्द बोलते हैं, वो एक कुर्दिस्तान राज्य की मांग करते हैं, एक नया देश बनाने की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है ये कुर्द। लगभग 3.5 करोड़ से अधिक की पॉपुलेशन है इनकी, और ये लड़ाके बेहद
आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत लड़ाकू जाति के लोग हैं, और अमेरिका इन्हीं का प्रयोग करने वाला है ईरान में युद्ध करने के लिए। यानी अपने सैनिकों को पीछे रखते हुए इनको आगे की तरफ झोंकेगा, इनको मृत्यु के घाट उतरवाएगा और ईरान में सैन्य कार्रवाई की रणनीति बना रहा है। अब भारत पर संभावित प्रभाव की बात करते हैं। ये पश्चिम एशिया संकट में जो भारत के हित थे, अभी हमने रणनीतिक प्रक्रिया की बात की। जो प्रभाव है, ऊर्जा आयात लागत में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि अगर आपको रूट बदलना पड़ता है, पूरे अफ्रीका को बाईपास करते हुए केप ऑफ गुड होप से होकर अगर आपको तेल का आयात करना पड़ता है, तो तेल की कीमतें निश्चित रूप से बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात जो अभी हमने आपसे शुरू में की थी कि अब भारत ने जब रूस से सस्ते में तेल खरीदा था, तब उसका जो लाभ था उसको आम पब्लिक पर डिस्बर्स नहीं किया, आम पब्लिक के ऊपर अप्लाई नहीं किया। तो क्या अब जब बढ़ी हुई कीमतें होंगी तो क्या भारत सरकार ऐसा करेगी कि वो महंगे रेट भारतीयों पर अप्लाई करेगी? ऊर्जा आयात लागत में वृद्धि हो सकती है, साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का खतरा है। लेकिन आपको बताएं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इसको मैनेज कर सकती है सरकार अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित कर। इसके साथ ही खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों के रेमिटेंस पर प्रभावित हो सकता है। जो 90 लाख से अधिक भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं। अगर कोई प्रतिक्रिया होती है भारत की तरफ से, तो ये 90 लाख के जो धन है, जो उनका रेमिटेंस है जो प्राप्त होता है, उस पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। ये भारत को सोचकर चलना होगा। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक संबंध। हालिया विश्लेषण के अनुसार यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ आधिकारिक रूप से एक साझेदारी को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसका जो उद्देश्य है वो है चीन पर निर्भरता को कम करना, और यूरोप को भारत को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में देख रहा है। यूरोप यानी यूरोपीय यूनियन भारत को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में देख रहा है। कारण क्या है? भारत एक विशाल बाजार है, 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ से अधिक 1.4 अरब उपभोक्ताओं वाला भारत, माफ़ कीजिए करोड़ नहीं, 1.4 140 करोड़ बोलना था, 140 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं वाला भारत यूरोपीय यूनियन के लिए एक बड़ा बाजार बन सकता है। सप्लाई चेन साझेदारी। चीन के विकल्प के रूप में भारत में औद्योगिक विनिर्माण और सप्लाई चेन एकीकरण की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। साथ ही एफटीए की संभावना। हरित ऊर्जा सहयोग, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में ईयू भारत का सहयोगी बन सकता है। यानी भारत जिस तरह से अपने आप को ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, उसमें यूरोपीय यूनियन का सहयोग अपेक्षित है और बहुत आवश्यक भी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना। भारत यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता तेज हो रही है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। तो ये रहा यूरोपीय यूनियन का अपडेट। नेपाल की राजनीति और भारत पर प्रभाव। नेपाल में हाल ही में जो चुनाव होते हैं नेपाल हाल ही में चुनाव में बड़े राजनीतिक बदलावों की खबर सामने आई है। यह परिवर्तन हिमालयी क्षेत्र राजनीति को प्रभावित कर सकता है। नेपाल भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। इन दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जो एक दूसरे के साथ गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बनाकर रखते हैं। राजनीतिक अस्थिरता का खतरा, क्योंकि जो वर्तमान सरकार जीतकर सामने आ रही है, जिसे लग रहा है कि ये पद सरकार बनाने वाली है, ये पार्टी सरकार बनाने वाली है, उनका जो झुकाव है वो पहले से भारत के अपोजिट में है थोड़ा सा। तो अब ये देखने की बात होगी कि भारत के साथ ये नई सरकार किस तरह से संबंध को स्थापित करती है। क्या ये नए राजनीतिक समीकरण भारत नेपाल सहयोग परियोजनाओं को धीमा कर सकते हैं, विशेषकर जल विद्युत और संपर्क के क्षेत्र में? हम जिस तरह से जल विद्युत के क्षेत्र में नेपाल का सहयोग कर रहे हैं, बांध बनाने में उनका सहयोग कर रहे हैं, क्या अब वो कार्यवाही आगे बढ़ेगी या नेपाल उन पर ब्रेक लगाएगा? इसके सिवा चीन का प्रभाव। नेपाल में राजनीतिक बदलाव चीन को BRI, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर दे सकता है, और भारत के लिए ये एक रणनीतिक चिंता का विषय बनेगा अगर नेपाल BRI को समर्थन देता है, क्योंकि इससे चीन भारत के जस्ट बॉर्डर पर अपनी पूरी साज सज्जा के साथ पहुंच सकता है। कूटनीतिक अवसर भी है ये, क्योंकि अगर नई सरकार बन रही है तो नए नियम फॉलो होंगे। जिस तरह आपने देखा मालदीव में सरकार बनती है, कितना उथल पुथल होता है, भारत के साथ किस तरह के उनके संबंध प्रभावित होते हैं। बाद में जब उनको समझ में आता है कि नहीं, भारत ही उनका एक विश्वसनीय मित्र हो सकता है, तो मालदीव की सरकार भारत के साथ पुनः संबंधों को स्थापित करने पर तैयार हो जाती है। यानी वही मोइजू जो जीत कर आते हैं, भारत विरोधी बातें करते हुए आते हैं, भारत के सैनिकों को तत्काल मालदीव से हटाते हैं और तमाम कार्रवाई करते हैं। कुछ समय बाद वो भारत आते हैं और भारत के साथ एक मजबूत संबंधों की चर्चा करते हुए पाए जाते हैं। तो नेपाल के साथ भी इसी तरह के कूटनीतिक संबंधों की अपेक्षा भारतीय नागरिक और पूरा विश्व रखता है।
राष्ट्रीय समाचारों की बात करते हैं तो लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव एक दुर्लभ प्रस्ताव जो सदन में शायद ही कभी आता होगा, वो इस वक्त आया हुआ है, जो भारतीय राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच गहरे मतभेदों को प्रतिबिंबित करता है। आपको बता दें कि आर्टिकल 94 में इनके मतलब 14 दिन पूर्व नोटिस देकर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रक्रिया निर्धारित की गई, जिसमें साधारण बहुमत से वोटिंग होती है और साधारण बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। जिस समय लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव संसद में चल रहा हो, संसद मतलब लोकसभा से है, लोकसभा में अगर प्रस्ताव ऐसा चल रहा है, उस वक्त सदन की पीठ पर लोकसभा अध्यक्ष नहीं बैठेंगे, बल्कि वो एक सदस्य के रूप में अपनी सामान्य सीट पर बैठेंगे और उन्हें उस समय प्रथम वोटिंग राइट होगा, यानी वो पहली बार में ही वोटिंग राइट का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि निर्णायक वोटिंग का राइट उनके पास नहीं होगा। लोकसभा को हटाने का जो प्रस्ताव इस वक्त संसद में विचारणीय है, संभवतः उस पर चर्चा होने की संभावना है। आपको बताएं कि आर्टिकल 93 संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर के पद की बात की गई है, जबकि 94 में उनको हटाने की प्रक्रिया की बात है, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। महिलाओं के लिए डिजिटल सुरक्षा, साइबर उत्पीड़न, AI डीपफेक और डेटा संरक्षण नीति, इस तरह हम चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में आपके साथ। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव। संसद में लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। यह मतलब संसदीय इतिहास में भारत के संसदीय इतिहास की दुर्लभ घटनाएं मानी जाती है। अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष की को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। इसके रणनीतिक महत्व की बात करते हैं, इसके राजनीतिक महत्व की बात करते हैं हम, तो स्पीकर लोकसभा की कार्रवाई के संचालक होते हैं। उनके विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहरे राजनीतिक तनाव का संकेत देता है। यह संसदीय लोकतंत्र की परीक्षा का क्षण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत स्पीकर निर्वाचित होते हैं, जबकि 94 के तहत हमने आपको बताया कि इनको हटाने की प्रक्रिया है। प्रस्ताव केवल लोकसभा के सत्र के दौरान ही लाया जा सकता है। इसका मतलब इसको हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल लोकसभा में इसे लाया जाता है। लोकसभा में पारित होने पर इनको स्पीकर को हटा दिया जाएगा। देखिए ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार अभी बहुमत में है। ठीक है। अनुच्छेद 94 के अंतर्गत लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है, बशर्ते सदन के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। इसके सिवा आपको बताएं कि ऐसा आप कहेंगे कि विपक्ष ऐसा कर क्यों रहा है, जब उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं, इतना नंबर ही नहीं, इतना संख्या बल नहीं है कि वो हटा सकें लोकसभा स्पीकर को। तो लोकसभा स्पीकर को ये हटाना एक टोकन की तरह है, एक मैसेज है कि लोकसभा स्पीकर के पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जबकि विपक्ष के ऊपर लोकसभा स्पीकर हंटर चला रहे हैं। ये बात कहीं न कहीं सत्य भी प्रतीत होती है। लोकसभा स्पीकर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं, जबकि पक्ष की बातों को रखने के लिए भरपूर समय देते हैं। कभी भी उनका मन करता है तो किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को हटा देते हैं, जो इस पद की गरिमा के खिलाफ है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में कभी भी जो ये इस तरह के जो संवैधानिक पद हैं, उनको अपने आप में विश्वसनीयता उनकी होना बहुत आवश्यक है, उनकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत आवश्यक है। हम आते हैं डिजिटल सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा। डिजिटल सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के क्रम में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विस्तार के साथ महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा पर नीति स्तर की चर्चा अत्यंत आवश्यक हो गई है। साइबर अपराधों में महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित वर्ग है। कैसे? साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन ट्रोलिंग, स्टॉकिंग और धमकी की बढ़ती घटनाएं IT एक्ट की धारा 66A के हटने के बाद जो खाई है वो बड़ी हो गई है। IT एक्ट की धारा 66A क्या थी और क्यों हटाई गई, ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए। आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A को निलंबित कर दिया, क्योंकि 66A के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय में ऐसी बात कही गई कि 66A IT एक्ट की धारा 66A व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 19 है उसको बाधित करता है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। सरकार इस आधार पर RT एक्ट की धारा 66A के आधार पर हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर प्रतिबंध लगाती है, माफ़ कीजिएगा, प्रतिबंध लगाती है। उन्हीं प्रतिबंधों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, और इसके खारिज होने से महिलाओं की असुरक्षा की स्थिति और दयनीय होती गई। AI डीपफेक की दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से दुर्भावनापूर्ण वीडियो बनाना महिलाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं ये AI डीपफेक। डेटा संरक्षण, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के क्रियान्वयन में विलंब से महिलाओं के निजी डेटा सुरक्षा अधूरी है। चर्चा महिलाओं की अधिक है। क्यों है? आज तारीख कितनी है? 8 मार्च। ध्यान होगा आपको, ठीक है? कमेंट में बताइएगा जरूर।
अर्थव्यवस्था में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखता है, जिससे भारत अभी काफ़ी पीछे है। 2030 तक ये अंक पाते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे बड़े कारण आ गए हैं जो इनके कारण से ये गति धीमी पड़ चुकी है। भारत की जीडीपी पुनर्गणना से 5 ट्रिलियन लक्ष्य पुनर्विचार, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं और ईंधन मूल्य 3 महत्वपूर्ण आर्थिक परिदृश्य हैं। पहला 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, वैश्विक परिदृश्य। आरबीआई के अनुसार तकनीकी निवेश से वैश्विक वृद्धि में मामूली सुधार हुआ है। ईंधन कीमतें दिल्ली में पेट्रोल 94 और डीजल 87.67 है। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो ईरान और इजराइल का वार है, इससे जो ईंधन की कीमतें हैं इन पे कोई विशेष असर नहीं पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है भारत में फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल के लिए भारत इससे काफ़ी बचा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य पर असर। वर्तमान स्थिति, नई जीडीपी श्रृंखला और रुपए की कमजोरी संयुक्त प्रभाव से भारत की जीडीपी को डॉलर मूल्य में लगभग 3.9 ट्रिलियन आंका गया है, जो कि 5 ट्रिलियन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से काफ़ी पीछे है। 3.9 ट्रिलियन वर्तमान जीडीपी है। 2.43 लाख प्रति व्यक्ति आय वार्षिक अनुमान घटा है हमारा। इसके कारणों की चर्चा करेंगे तो इसके कारणों की बेस ईयर और पद्धति में बदलाव से कुल जीडीपी कम आंकी गई है। रुपए का अवमूल्यन, डॉलर में जीडीपी का मूल्य स्वाभाविक रूप से घटा है, क्योंकि पैसा कम होता है, रुपया कम होता है, तो डॉलर जब बढ़ता है तो अपने आप वो कम हो जाता है। 5 ट्रिलियन लक्ष्य अब 2030 से भी आगे खिसकने की संभावना है। समाधान क्या है इसका? निर्यात वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार और एफडीआई आकर्षण जरूरी है। ठीक है, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य 2026। आरबीआई का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि मामूली रूप से बेहतर रह सकती है। इसका मुख्य कारण एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में तकनीकी निवेश में तेजी है। एआई और जो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है उसमें तकनीकी निवेश बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वैश्विक आर्थिक जो वृद्धि है उसमें मामूली वृद्धि का संभावना है। मजबूत घरेलू मांग, अपेक्षाकृत स्थिर मुद्रास्फीति और तकनीकी क्षेत्र में वृद्धि भारत की अनुकूल स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, ईंधन की कीमतें 7 मार्च 2026। 7 मार्च 2026 में दिल्ली में ईंधन की कीमतों की बात की गई है। पेट्रोल 94.77 रहा, डीजल 87.67 और 83 कच्चा तेल प्रति बैरल की कीमत रही, जो सामान्य है, वही है जो बनी हुई थी युद्ध के पूर्व, यानी युद्ध का कोई असर फिलहाल भारत में नहीं देखने को मिला है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने पर घरेलू ईंधन कीमतों में वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार का राजकोषीय प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि भारत किस तरह से अपने राजकोषीय प्रबंधन को नियंत्रित करता है, राजकोषीय प्रबंधन को रेगुलेट करता है। विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पे जो टॉपिक है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। भारत का थोरियम आधारित परमाणु कार्यक्रम 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है भारत। इसके लिए भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं, जो देश को दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता दिला सकते हैं। इसमें 3 चरण हैं। चरण 1 क्या है? चरण 1 है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन। चरण 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्लूटोनियम और यूरेनियम 238। जबकि चरण 3 में थोरियम आधारित रिएक्टर यूरेनियम 233 ईंधन का प्रयोग किया जाएगा। आपको बताएं कि भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है, जिनके माध्यम से भारत यूरोपीय राष्ट्रों पर जो उसकी यूरेनियम की निर्भरता है, यूरेनियम प्राप्त करने की निर्भरता है, उसको समाप्त करके थोरियम की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन इसमें तकनीकी कौशल की आवश्यकता है, जो फिलहाल भारत अभी उस पर काफ़ी पीछे है। भारत के शहरों में वायु प्रदूषण एक गंभीर संकट बना हुआ है। औद्योगिक उत्सर्जन, यहाँ पर जो PM 2.5 और SO2 का उत्सर्जन स्तर है, वो जो सामान्य सीमा है उससे कई गुना अधिक है। वायु प्रदूषण पुराने वाहनों की बड़ी संख्या और ट्रैफिक जाम से नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा है, जबकि निर्माण गतिविधियाँ, तेज शहरीकरण, ये सब विभिन्न कारण हैं जिनकी वजह से ये शहरी वायु प्रदूषण संभव हो पाता है। इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपको बताते चलें, अभी हमने आपसे बोला था कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर वो महिलाओं वाली बात हमने क्यों की थी, डिजिटल सुरक्षा वाली। तो आज है 8 मार्च, आज के दिन ही हम विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसलिए ये चर्चा का विषय था आज। विश्व महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आपको बता दें कि विश्व महिला दिवस के इतिहास के बारे में आप चर्चा कर लीजिए। 1917 में महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस का एक
बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कैंपेन चलाया था रूस में 1917 में। रूस में ब्रेड एंड पीस नाम से कैंपेन चला था, यानी रोटी और शांति नाम से कैंपेन चला था। उसी के आधार पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे। उसी के बाद उसी के प्रभाव में विभिन्न राष्ट्रों ने वोटिंग राइट्स महिलाओं को दिए, और जिसका परिणाम उसको उस दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हम 8 मार्च को प्रतिवर्ष महिला दिवस, विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए कंक्लूड करते हैं आपके सेशन को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।